Okay, so I have put it on recording. Let's proceed. So we were talking about rotational mechanics. Rotational mechanics. इसी को आगे बढ़ाएंगे. पेपर डिस्कशन फर्स्ट हाफ में हम लोग अभी लेक्चर को कंप्लीट करेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स को, और सेकेंड हाफ में वी विल डिस्कस द पेपर दैट यू हैव गिवन, द जेईई मेन पेपर. सो अभी एज पर द शेड्यूल फ्रॉम 11 to 12:10 आप लोग रोटेशनल मैकेनिक्स लर्न करेंगे. अभी इसके बाद वी विल हैव अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड 12:20 से लेकर के 1:30 तक इस पीरियड में हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे. चलेगा? सो पेपर के आपको जो भी डाउट होंगे वो हम लोग कवर कर लेंगे. एडवांस पेपर 2 इज आल्सो रिमेनिंग. या दैट्स आल्सो देयर. सो उसको हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. सो अभी जो पेपर डिस्कशन होगा दैट विल बी ऑफ जेईई मेन, जो लास्ट में आपने दिया है. And in next lecture, someday we will incorporate the second JEE Advanced paper discussion as well. उस पे भी couple of questions होंगे जो explain करने की जरूरत है. Please start from torque equation. हाँ, हम लोग torque equation से ही start करेंगे, और उसके आगे भी जो है उसको मैं brief कर देता हूँ. You need to watch and make your notes properly. रोटेशनल मैकेनिक्स में आपने जो लर्न किया था मैं आपको स्टार्ट से बता देता. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज समथिंग दैट वी स्टार्टेड फर्स्ट, और उसको लर्न किया, और इसका बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम है. एक्सिस ऑफ रोटेशन मैटर करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, और टोटल मास मैटर करता है. फिर इसके बाद में जो सेकेंड थिंग आपने लर्न किया दैट वाज टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क. टॉर्क इज टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स का टर्निंग एक्शन आपने लर्न किया आर क्रॉस एफ जैसा. और उसके बाद आपने इसके कुछ एग्जांपल्स लर्न किए. नाउ वी विल गो फॉर द टॉर्क इक्वेशन. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस टॉर्क इक्वेशन, जिसका इंट्रोडक्शन पहले दे रखा है. उसके एप्लीकेशन लर्न करेंगे. टॉर्क इक्वेशन. नाउ टॉर्क इक्वेशन क्या कहलाता है? इट सिंपली सेज कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी about certain axis is equal to the moment of inertia of that body about that axis into angular acceleration. So angular acceleration और moment of inertia को यूज करके हम लोग टोटल टॉर्क को रिलेट कर सकते हैं. ये बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. और इसका जो रिलेशन है, इसको जो अप्लाई करने वाले हम लोग, सो इसका एप्लीकेशन एग्जैक्टली सिमिलर है जो हम लोगों ने इसको अप्लाई किया था ट्रांसलेशन में. एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसी से लिंक्ड है और सिमिलर टाइप है. सो अभी हम लोग इसके एप्लीकेशन को लर्न करेंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से इस इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं. यहाँ पर क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. जब हम टाउ नेट निकालेंगे, सो टाउ नेट कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? टाउ नेट को हम लोग इस तरह से नहीं कैलकुलेट करेंगे कि एफ नेट निकाल करके आर से क्रॉस करें. नो, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग मेथड. अगर आपने आर क्रॉस एफ नेट किया, सो दैट will not be a valid way of doing it. What will be the valid way of doing it is this, कि आप टॉर्क 1 का निकालें, 1 फोर्स का प्लस टॉर्क सेकेंड फोर्स का प्लस टॉर्क थर्ड फोर्स का, और सभी फोर्सेस के टॉर्क को निकाल करके उनको ऐड करना है. ना कि ऐसा आर क्रॉस एफ नेट. आप समझ रहे, दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा. एफ नेट का मतलब हुआ आपने टोटल फोर्सेस को ऐड किया और उसके बाद आर से क्रॉस किया. अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो उसको एक कंडीशन पे कर सकते हैं. किस कंडीशन पे कर सकते हैं? आपको ये पता करना होगा कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ ऑल दी फोर्सेस कंबाइंड टुगेदर. बिकॉज आप जानते हो कि जब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो टॉर्क में हमको उस फोर्स का उस पॉइंट के और डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है.
तो नेट फोर्स अगर आप निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको नेट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह की स्टोरी बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अब में से किसी एक ने इस तरह से एक डाउट पूछा था, एक अच्छा डाउट है, तो हम टोटल फोर्स को ऐड करके आर क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि सभी फोर्सेस का इंडिविजुअल टॉर्क कैलकुलेट करेंगे फिर ऐड करेंगे। अंडरस्टूड? Can we do it using average displacement? No, that won't work. एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इसकी इनसाइड स्टोरी समझेंगे तो आपको जैसा समझेगा। देखो, जैसे अपने पास ये बॉडी है और इस बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। लेट्स से एक फोर्स F1 यहाँ पर एक्ट कर रहा है, F2 इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, F2 एंड लेट्स से F3 इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो ये जो जिस पॉइंट पर एक्ट करते हैं, लेट्स से दीस पॉइंट्स आर A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। तो जिन पॉइंट्स पर ये एक्ट कर रहे होते हैं वो पॉइंट हमारे लिए मैटर करता है। तो और अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है मे बी अबाउट दिस पॉइंट O, यहाँ पर जो O है, सो आपको क्या कैलकुलेट करना है? बेसिकली आपको जो कैलकुलेट करना है वो ये कि O से इसको ज्वाइन करने वाला ये R1 आना चाहिए, O से इसको ज्वाइन करने वाला ये R2 आना चाहिए, और O से C को ज्वाइन करने वाला ये R3 वेक्टर आना चाहिए। इनके आपस के क्रॉस प्रोडक्ट्स का सम चाहिए आपको। दैट इज व्हाट द नेट टॉर्क इज गोइंग टू बी। और अगर आपने सभी फोर्सेस को ऐड कर लिया तो फिर ये आर्क का जो इन्वॉल्वमेंट है वो वो उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर लोकेशन के साथ फोर्स को मल्टीप्लाई करने से टॉर्क आता है। तो इसलिए आपको टोटल टॉर्क कैलकुलेट करना है, फिर आई अल्फा करना है। आई किस एक्सिस के अबाउट होना चाहिए? उसी एक्सिस के जिसके अबाउट आपने टॉर्क कैलकुलेट किया है। तो दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है, टॉर्क जिस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज टू बी अबाउट द सेम एक्सिस और सेम एक्सिस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। मैं एक बार रिपीट करता हूँ ध्यान से समझने का। टाउ नेट निकालने के लिए हम इंडिविजुअल टॉर्क्स का ऐड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम उस एक्सिस को यूज करेंगे जिसके अबाउट आपने टॉर्क कैलकुलेट किया है। अगर ये दो पॉइंट्स आपको समझता है, एंड देन यू विल गेट इट प्रॉपर्ली। एज फार एज अल्फा इज कंसर्न, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा उसी एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट आपने टॉर्क कैलकुलेट किया है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। पॉइंट इज कि ऑल द थ्री जो क्वांटिटीज हैं, ऑल द थ्री क्वांटिटीज वो एक ही एक्सिस के अबाउट होने चाहिए, सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। आपने लिखा है हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टोरियल फॉर्म। हम लोगों ने बात किया था जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताया था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताई थी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उससे हम रिलेट करते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज जा रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सिमिलरली ओमेगा के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, और ये भी बोला था कि जो थीटा होता है वो स्मॉलर वैल्यूज के लिए वेक्टर होता है, बिगर वैल्यूज के लिए वेक्टर नहीं होता। Can you send physics paper PDF? Okay, during the break I will send that file. Okay, somebody has shared that. That's good. You can check that. Now let's go ahead and try to use this equation. Examples मैं आपको बहुत basic example से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा point है जिसको हम equilibrium कहते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं. So equilibrium, what is the meaning of it, and इसको कैसे यूज करेंगे? अगर हम डिटेल में बात करें तो इक्विलिब्रियम कई तरह से होता है। इक्विलिब्रियम अपने आप में बहुत जनरल टर्म है, बिग टर्म है। सो इसके जो पार्ट्स हैं वो मैं बोल देता। पहला जो होता है जिसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड द थर्ड टाइप इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। और जब आप इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करते हो इसका मतलब है ऑल द थ्री आर देयर, मैकेनिकल, थर्मल एज वेल एज केमिकल। केमिकल इक्विलिब्रियम आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग है, इट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। पहला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, या फिर लास्ट में नोट करने का। और दूसरा आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
समटाइम्स वो इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करेगा, समटाइम्स वो स्पेसिफिक होगा, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। जैसा भी स्टोरी हो आपको उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। नाउ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मीनिंग रहता है नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। यू रिमेम्बर कि आपने उस पे सॉल्व किए थे एनएलएम में, बहुत सारे क्वेश्चन आता था इक्विलिब्रियम है तो आप क्या करते थे एफबीडी, और आफ्टर ड्राइंग द एफबीडी आप फोर्सेस के कंपोनेंट करते थे जनरली एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, और फिर एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को एड अप करके जीरो करेंगे, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को एड अप करके जीरो करेंगे फोर्स के लिए। एनएलएम में आपने ये लर्न किया। और अगर इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया गया या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम? इसका मतलब होता है नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो, नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। सो अगर टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है, इसका मतलब है कि जो बॉडी है या सिस्टम है वो कौन से इक्विलिब्रियम पर है? वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो नाउ ऑनवर्ड्स जब कभी इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया जाए तो आपको टॉर्क भी जीरो करना है, फोर्स भी जीरो करना है। टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, अगर आपसे बोलता है कि इक्विलिब्रियम है, सो दैट्स गुड पॉइंट कि टॉर्क हम किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, जबकि फोर्स हम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। फोर्स के लिए हमको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का खास यूज नहीं करना होता है। सो जब कभी इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करेगा तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, दैट मींस टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट। सो किसी भी पॉइंट से आप टॉर्क कैलकुलेट कीजिए और उसको जीरो आना पड़ेगा। दैट्स द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और इसी को हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत बेसिक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, मल्टीपल टाइम यूज होता है और आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि आपको कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि एक ऐसा अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में ये ग्राउंड दिया गया है, ये ग्राउंड रफ है और ये वॉल है, वॉल स्मूथ है। एंड लेट्स से कि आपने एक रॉड को प्लेस किया है, डिफरेंट कलर से बना था। एक टेस्ट पेपर में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था। इसको ड्रॉ करने का, सॉल्व करने का। दिस इज अ रॉड। रॉड के बारे में आपको बताया जाएगा उसका मास एंड लेंथ एंड एवरीथिंग। जो रफ है वो ग्राउंड है एंड व्हाटएवर इज स्मूथ इज वॉल। अब प्रैक्टिकली इमेजिन करो कि ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस पर और स्मूथ वॉल पे आप रॉड को टिका सकते हो, बिल्कुल टिका सकते हो। लेकिन अगर आपने ग्राउंड को स्मूथ कर दिया तो फिर उसको स्टॉप नहीं कर पाओगे, फिर वो स्लाइड करके नीचे चला जाएगा। और आपसे बोलता है कि रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ सिंस उसने इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है कि ये कोई भी इक्विलिब्रियम आप चाहो, सारे इक्विलिब्रियम है, दैट मींस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डेफिनेटली है। कुछ और इंफॉर्मेशन दे देगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा और समथिंग लाइक दैट। एंड आपसे पूछेगा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, जो कि ग्राउंड से लगने वाला है। तो ग्राउंड से कितना म्यू आएगा सो दैट कि इक्विलिब्रियम पे रह सके। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि बताइए ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, या फिर ऐसा पूछ सकता है वॉल से नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है। कुछ भी इस तरह की स्टोरी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन एंड यू नीड टू वॉच इट एंड मेक नोट। फिर अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? फ्री बॉडी डायग्राम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो रॉड को सेपरेटली बनाएंगे। अब आप रॉड को पॉइंट से डिनोट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पॉइंट से अगर आपने डिनोट किया तो फिर उनके पॉइंट ऑफ एक्शंस जो है फोर्स के, वो आपको नहीं जम पाएगा। कुछ लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, दैट्स गुड थिंग। आइडिया मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फोकस ऑन द आइडिया। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड, दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। नाउ यू नो कि कौन कौन से फोर्सेस लगाने होते हैं, सो लेट्स सी द फोर्सेस।
एक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, एंड यू पीपल नो वेयर द mg एक्ट्स. इट्स एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यू कैन से सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म बॉडी. तो इसके सेंटर पॉइंट पर एक mg का फोर्स इस तरह से लगा देंगे. दैट इज गोइंग टू बी mg. इसके अलावा वॉल से कांटेक्ट आएंगे. वॉल से जो कांटेक्ट आएंगे तो नॉर्मल रेशन आप लोग पढ़ चुके हो कि नॉर्मल रेशन पुशिंग फोर्स लगेगा, वॉल के परपेंडिकुलर लगेगा. तो यहाँ पर एक नॉर्मल रेशन ऐसा आएगा. दिस विल बी नॉर्मल रेशन. यू कैन कॉल इट एज n1. ना यहाँ पर नॉर्मल रेशन की जो डायरेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है. दूसरा, ग्राउंड के साथ क्या क्या होने वाला है. ग्राउंड के साथ नॉर्मल रेशन आएगा, एंड एनएलएम से आपने लर्न किया था नॉर्मल रेशन हम कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर शो करते हैं, तो ये n2 हो जाएगा. अगर आपने एफबीडी ड्रॉ करना सीख लिया, फिर टॉर्क लिखना बहुत आसान होता है, फिर इक्वेशन लिखना भी आसान रहता है. इसके अलावा कोई और फोर्स एक्ट करेगा. कैन यू आइडेंटिफाई अदर फोर्सेस. तो आपको देखना होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में ग्रेविटी था, कॉन्टेक्ट फोर्स में n1 आया जो कि वॉल से, n2 आया ग्राउंड से. वॉल स्मूथ है इसलिए फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इसलिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाएंगे. गुड. सो वॉल की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ग्राउंड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. मैं आपसे लोगों से पूछता, लेट्स से कि दो फोर्स मैं दिखा रहा हूँ, एक का नाम F1 दिया गया, एक का नाम F2 दिया गया. सो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, F1 की डायरेक्शन में या फिर F2 की डायरेक्शन में. थिंक अबाउट इट. ओके, F1 यू आर सजेस्टिंग. गुड. सो कैसे पता चलेगा. अगर ये स्मूथ रहा होता तो ये कांटेक्ट पॉइंट बाहर की तरफ निकलेगा, इसलिए फ्रिक्शन अंदर की तरफ आना चाहिए. तो फ्रिक्शन जो आएगा वो इनसाइड की तरफ आएगा. ग्रेट. ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर रखा होगा, बट स्टिल अगर आप डायरेक्शन डिसाइड कर पा रहे हो प्रॉपर्ली, दैट्स ग्रेट पॉइंट. नाउ बाय नाउ आपको ये रियलाइज हो गया होगा. यस. सो कि दीज आर द फोर्सेस दैट आर गोइंग टू एक्ट देयर. सो जब ये फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे और ये इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट फोर्स जीरो. सो नेट फोर्स को जीरो करना है. इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल फोर्सेस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी आइडेंटिकल. आई मीन लाइक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, और वर्टिकल फोर्सेस भी इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए. दैट वाज द मीनिंग. तो हम बोलेंगे कि n1 मस्ट बी इक्वल टू f1, फिर n2 मस्ट बी इक्वल टू mg. सो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नॉर्मल रेशन फ्रॉम द ग्राउंड, आंसर इज देयर. अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द नॉर्मल रेशन फ्रॉम द वॉल, तो आप बोलोगे वॉल से नॉर्मल रेशन उतना ही आएगा जितना फ्रिक्शनल फोर्स आएगा. अच्छा, आपसे पूछता है मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू बताइए, तो आप जानते हो कि जो F1 होगा दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, इस F1 का नाम मैं F2 कर देता हूँ ताकि वो N2 से मैच करता रहेगा. बाकी और कोई मतलब नहीं है, नाम कुछ भी लो जानता है. सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो ग्राउंड का है, इसलिए इसको हम 2 नाम दे रहे हैं. जो भी नाम दिया जाए इसकी वैल्यू म्यू इंटू n2 से लेस देन और इक्वल टू रहने वाली है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है इसलिए स्टैटिक नेचर का आएगा. माइंड इट, इट विल बी स्टैटिक नेचर. सो नाउ अपने पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू नंबर 3, ये सारी स्टोरी पता चल जा रही है. अब आप अगर इनको सॉल्व करोगे तो आपको इतना पता चलेगा कि n1 और n2 में क्या रिलेशन चल रहा है. बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉर्क वाला भी पार्ट है जो हमको लर्न करना है. नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो. ये इक्वेशन आप लर्न कर रहे हो. नो, नेट टॉर्क अगर आपको जीरो करना है तो किस पॉइंट से करना है, ये टोटली आपकी चॉइस है. जैसे अभी आपने पूछा था किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, यू कैन फाइंड इट अबाउट एनी पॉइंट एंड पुट इट जीरो. तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट आपको चूज करना है. लेट्स पॉइंट्स के नाम दे देते हैं. ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है. तो हमारे लिए ये ए पॉइंट रहा होगा, ये बी पॉइंट रहा होगा. आप सेंटर ऑफ मास ले सकते हो और ए पॉइंट ले सकते हो, बी पॉइंट ले सकते हो. लेट्स इसको सी दे देते हैं. किसी भी पॉइंट से आप कैलकुलेट कर सकते हो और सभी से सेम आंसर आएगा माइंडेड. तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है. आप ए के अबाउट निकालिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर सी के अबाउट निकालिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर बी के अबाउट निकालिए, फिर सॉल्व कीजिए. आप चेक करोगे कि सभी के अबाउट कैलकुलेट करने के बावजूद भी हमारा आंसर सेम रहता है. इट डजंट डिपेंड ऑन द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव कैलकुलेटेड द टॉर्क, but you need to choose one point for that matter.
सो लेट्स से इसको डिसाइड कर लेते हैं किस पॉइंट से निकालते हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हमेशा एक ऐसा पॉइंट चूज कीजिए जहां पर ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहा हूँ। वो क्या करता है, वो आपकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाएगा। सो आप इसमें अगर हमको चूज करने को बोलेंगे तो हम चूज करेंगे अबाउट ए, क्योंकि अगर आपने ए पॉइंट से चूज किया तो ये दो फोर्सेस का टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा। अगर टॉर्क जीरो हो गया तो हमारे लिए इक्वेशन सिंपल रहेगी और उसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ए के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने वाले हैं तो कौन कौन सी वैल्यूज आने वाली है। ए के अबाउट n1 का टॉर्क आएगा और ए के अबाउट mg का टॉर्क आएगा। सो आप पाओगे कि ये जो एंगल है ये थीटा था। और अगर हम n1 को यूज करना चाहेंगे तो इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। इसको आप आगे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप कराएंगे। तो n1 के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस चला जाएगा। टोटल लेंथ इसका l था, दिस विल बिकम l sin थीटा। यू कैन चेक दैट। और mg वाले के बारे में बात करेंगे तो mg के लिए आपको इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है एंड दैट विल बी l/2 cos थीटा। सो अगर आपको ये डिस्टेंसेस पता चल गया तो टॉर्क्स में क्या क्या आने वाला है। n1 का जो टॉर्क आएगा वो इस डायरेक्शन में ले जाएगा a के अबाउट, और n2 का जो mg का जो टॉर्क आएगा वो इस डायरेक्शन में ले जाएगा। दोनों अपोजिट होंगे इसलिए हम दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं। तो अपने को क्या लिखना होगा, n1 into perpendicular distance which is l sin theta. This torque is going to be clockwise. That must be equal to the torque given by mg about a in anti-clockwise sense. And that is going to be mg, the force into the perpendicular distance, which is l/2 cos theta. Are you getting this point? अगर आपको ये पॉइंट पता चल रहा है तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलने वाली है जो अभी रेड कलर से लिखा है एंड दैट इक्वेशन इज गोइंग टू बी n1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n1, l से l आपका कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी mg डिवाइड बाय 2 tan थीटा। दैट विल बी इक्वेशन नंबर 4। नो अगर आपने ये इक्वेशन यूज कर लिया तो अपने पास 4 इक्वेशंस हो गए और ये 4 इक्वेशन इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करने में आपको हेल्प करने वाले हैं। अब आप n1 बता सकते हो, अब आप n2 बता सकते हो, अब आप फ्रिक्शन बता सकते हो और म्यू की मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी चाहो वो कर सकते हो। कैसे? अब देखो n1 की वैल्यू f2 थी तो जहां पर ये f2 है वहां पर n1 लिख देंगे तो अपने पास ये पता चला कि इसको लिखा जा सकता है n1 इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n2। n2 की वैल्यू mg दिया गया है और पुट द वैल्यू ऑफ n1। n1 की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली है तो अपने को मिलेगा mg/2 tan theta should be less than equal to mu times n2 which is mg. If you simplify this you will get your answer. तो mu की वैल्यू मिलेगी, mu must be greater than equal to 1/2 tan theta, or you can call it as cot theta by 2. सो अपने को आंसर क्या मिल रहा है, अगर मैं आंसर को यहाँ पे लिखता हूँ बीच में तो म्यू की जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइड बाई 2। थीटा कॉट थीटा का होल डिवाइड बाई 2 है, इसका मतलब म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। नाउ यहाँ पे आपको फोकस 100% फोकस किस बात पे देना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रक्स पॉइंट्स है जिस पे आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर्ली बनानी है। सेकेंड पॉइंट, अगर वो इक्विलिब्रियम पर है तो नेट फोर्स जीरो करना है एज वेल एज नेट टॉर्क जीरो करना है। जब आप नेट टॉर्क जीरो करेंगे, किस पॉइंट के अबाउट आपको नेट टॉर्क जीरो करना है, सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसा पॉइंट चूज कीजिए जहां से नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा पास कर रहे हो। उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ टॉर्क्स लिखना आपके लिए कम हो जाएगा। तो हमने ए पॉइंट चूज किया। अब आप इसको रीसॉल्व कीजिए घर पर आफ्टर द लेक्चर। बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालिए फिर सॉल्व कीजिए, आप देखेंगे आपका आंसर यही आएगा। सी के अबाउट कैलकुलेट कीजिए, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। एनीवे, सो पॉइंट इज कि आपको टॉर्क नेट जीरो करना है, फोर्स नेट जीरो करना है आफ्टर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। फिर इसके बाद नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको उतना ही मिलेगा जितना नंबर ऑफ अननोन्स होगा। उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। इस पर कोई डाउट हो, कंसर्न हो किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, प्लीज लेट मी नो। इफ इट इज ओके आई विल गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉर्क अबाउट mg।
हाँ, mg के अबाउट नहीं, टॉर्क ऑफ mg या फिर टॉर्क अबाउट c, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो अगर टॉर्क अबाउट c निकालेंगे तो फिर n1 का टॉर्क आएगा, n2 का आएगा, f2 का आएगा, 3 टॉर्क्स आएंगे। अगर आप mg के टॉर्क के बारे में बात कर रहे हो तो mg का टॉर्क कैसे निकालते हैं? किसी का टॉर्क फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/2 cos थीटा और लाइन ऑफ एक्शन उसके सेंटर पॉइंट से पास कर रहा था। If the axis passes through point of contact, यहाँ पर एक्सिस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है ना, तो किसी भी पॉइंट से आप उसका ये कैलकुलेट कर सकते हो, टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो, और उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बाय द वे। ओके, तो आपको सारे टॉर्क्स निकालना आ गया या फिर किसी टॉर्क के बारे में बताएं? आपने लिखा था सर, इफ अ बॉडी इज अप्लाइड विद ओनली वन फोर्स, there are two cases where the axis passes through first through point of contact and second through any other axis. Then will it ever be in equilibrium? Okay, कोई बॉडी कब इक्विलिब्रियम पर होगा, ये बोल पाना वो आपको बताएगा सिचुएशन में, क्वेश्चन में देगा। कई बार अपने को आइडेंटिफाई भी करना होता है, अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही है या फिर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम पर होती है। हाँ, अब आपका अगर ये क्वेश्चन है कि कब एक बॉडी इक्विलिब्रियम पर हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, तो आपको क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करके देखना है। अगर उसका टॉर्क नॉन जीरो है तो आप बोलोगे कि दैट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर टॉर्क हुआ तो फिर उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, तो फिर उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, राइट? अब फोर्स किसी बॉडी का टॉर्क जीरो है या नहीं है वो हम लोग निकालना जानते हैं। अगर किसी एक्सिस के अबाउट उसका टॉर्क जीरो आ रहा है तो उसके उस एक्सिस के अबाउट वो इक्विलिब्रियम पर है, किसी एक्सिस के अबाउट उसका टॉर्क जीरो नहीं है तो उस एक्सिस के अबाउट वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है, ऐसा। टॉर्क ऑफ mg wasn't considered in torque about A. You think about this, the second जो हमने लिखा है राइट हैंड साइड में, दिस इज टॉर्क ऑफ mg अबाउट पॉइंट A, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, दैट इज टॉर्क ऑफ अबाउट A। हाँ, n2 का टॉर्क नहीं लिखा हम लोगों ने, f2 का नहीं लिखा, क्योंकि n2 और f2 की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो A पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए उनके टॉर्क्स कैसे रहे होंगे, वो जीरो रहेंगे। सो mg का भी टॉर्क लिखा गया है। हाँ, मैंने क्या किया, दोनों को सम करके जीरो ना बोल करके ऐसा बोला कि लेफ्ट साइड वाले टॉर्क इज इक्वल टू राइट साइड वाले टॉर्क, दैट मींस क्लॉकवाइज जो जाएंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो वी कंसीडर्ड इट। व्हाई डिड वी नॉट मेक कंपोनेंट्स ऑफ mg व्हाइल मेकिंग fbd? ओके, सो जहां तक fbd में कंपोनेंट्स करने का है वो आपकी चॉइस है। आप mg के कंपोनेंट कर सकते हो, आप mg के कंपोनेंट नहीं कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कंसर्न क्या जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने mg के कंपोनेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि सारे फोर्सेस हमारे x और y डायरेक्शन में ही दिख रहे थे। तो सिंस हमको सारे फोर्सेस x और y डायरेक्शन में ही विजिबल थे तो फिर हमको कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप mg के कंपोनेंट करोगे तो फिर आपको n1 के भी कंपोनेंट करने पड़ जाएंगे, फिर आपको n2 के भी कंपोनेंट करने पड़ जाएंगे, फिर आपको f2 के भी कंपोनेंट करने पड़ जाएंगे, तो आप देखोगे कि हमको फिर सभी के कंपोनेंट करने पड़ रहे हैं। सो उसकी जरूरत नहीं है। आपका आइडिया क्या होता है कि आप कंपोनेंट्स केवल दो डायरेक्शन में करते हैं, कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो सुटेबल हो, और जो सुटेबल नहीं है, कोई डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में कम है, फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फिर उसका हम कंपोनेंट करते हैं। सर प्लीज पुट अप मॉड्यूल डिस्कशंस और एंड। हाँ, नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे कि मॉड्यूल का डिस्कशन को इंटीग्रेट कर लेंगे क्लासेस के लेक्चर के साथ में। तो जैसे ही इसको ये कंप्लीट होगा थ्योरी डिस्कशन, इसके बाद हम लोग मॉड्यूल के डिस्कशन को कर लिया करेंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आपने पहले सॉल्व भी कर लिया तो यू विल गेट सम न्यू मेथड टू सॉल्व इट, और कुछ नए पॉइंट्स ऐड अप भी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। अभी हम आपको एक अगला क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं।
So let's pick up another example जिसमें हम लोग इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. अगेन सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ वॉल से ही रिलेटेड और न्यूमेरिकल वैल्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. सो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी. So I'm drawing a very similar question again. So there is a rod. That rod has been placed. और इस रॉड के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं. लेट्स से इसका जो मास है वो आपको दिया गया है. ये 4 kg का रॉड है और एक सरफेस पे रखा जिसमें म्यू की वैल्यू आपको 0.2 दी जा रही है. अगेन वी विल कीप इट एज लाइक दिस कि ये जो वॉल है वो स्मूथ है सो दैट वहां पे आपको फ्रिक्शन लगाने की जरूरत ना पड़े. ये थीटा 60 डिग्री है और क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन from the wall. Find normal reaction from the wall. ओके अगर आपको लेंथ की जरूरत पड़ रही है तो मैं लेंथ को भी लिख देता हूँ. लेंथ इसका 2 मीटर है इन केस यू आर गेटिंग इट और इसके इन केस यू आर नीडिंग इट. सो और इस तरह से बोलेगा कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल इफ rod is just in equilibrium. So that's how it can complete it. क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. FBD बनाइए. Don't copy the formula that was in the previous slide. आप properly FBD बनाएं. सारे फोर्सेस को ड्रॉ करें और फिर फोर्सेस को जीरो करें, टॉर्क को जीरो करें, कैलकुलेट करें. वहां से N1 की वैल्यू आपको मिलेगी और N1 मतलब वॉल से आने वाली रिएक्शन. एक आंसर 40/√3 आ रहा है. बाकी देखते हैं. लेंथ की जरूरत पड़ रही है इसलिए मैं इसको वैल्यू दे दिया. Which one is easier for calculating torque, angle or perpendicular distance? Both works. टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए दोनों वर्क करते हैं और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किससे ज्यादा प्रैक्टिस कर ले जाते हो. कुछ क्वेश्चंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजी जाता है, कुछ क्वेश्चंस में एंगल पकड़ना इजी जाता है. सो जब आप एबीडी ड्रॉ करते हो तो फिर आपको दिखने लगता है कि कौन सा हमारे लिए इजी जाने वाला है. तो आपको दोनों को प्रैक्टिस करना है. एक आंसर 40/√3 आया. दूसरा 8 न्यूटन आ रहा है. Okay, we will check it. Let's wait for other to respond. (40/2√3). Okay. It might take time, but you must draw ability properly. Draw the forces where they acts. Write total force 0 on the body. Write total torque on the body 0. Choose the point you like about which you want to calculate the torque. So अभी जो आंसर्स आ रहे हैं वो अभी तक 3 टाइप के आंसर्स आए हैं. एक 20/√3 आ रहा है, एक 40/√3 आ रहा है और एक 8 न्यूटन भी आया है. सो इसका मतलब है कि
कुछ गलतियां हो रही हैं, तो मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करता, एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक दैट यू डिड। इसके बाद उसको रिजॉल्व करते हैं। नाउ मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इसका फ्री बॉडी डायग्राम इसी बॉडी पर ही बना रहे हैं। तो अगर इस बॉडी पे बनाएंगे तो एक mg को दिखाएंगे, mg इज गोइंग टू एक्ट लाइक दिस। फिर एक नॉर्मल रिएक्शन दिखाना होगा, आप यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन दिखाइए, रॉड पर दिखा रहे हैं इसलिए इस रॉड पर दिखाएंगे तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आएगा, यू कैन कॉल इट एज N2। एक फ्रिक्शन भी आएगा, अब तक आपको पता चल गया कि एक फ्रिक्शन इधर आएगा F2। तो फ्री बॉडी डायग्राम उसी पिक्चर पर आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर किसी और पिक्चर पे ड्रॉ कर सकते हो सेपरेटली, बोथ वर्क्स। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है कि दो इक्वेशन से अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन मैंने ज्यादा दे दी हो, तो मैं चेक कर लेता। इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई होगी तो फिर हो सकता है कि डिफरेंट आंसर्स आए। एनीवे, एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा उस पर आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन देगा, जिससे एक ही आंसर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। जैसे कि आप में से प्रणव ने आइडेंटिफाई किया कि दो आंसर किसी रीजन से आ रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने दिए हैं वो रैंडम वैल्यू दिए हैं, वो मैंने किसी कैलकुलेशन करके नहीं दिया है। बट आपने कौन से इक्वेशन बनाया है वो जमेगा। अगर ज्यादा कई बार क्या होता है कि ओवर इन्फॉर्मेशन देने से मीन्स अगर कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो फिर अलग अलग आंसर भी आ जाते हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपको एक ही तरह के कंसिस्टेंट वैल्यू देने वाला है। आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है कि क्या एबीटी में आपने प्रॉपरली वही बनाया है, आंसर्स क्या क्या निकाले हैं। और अगर दो आंसर आ रहे हैं तो फिर मैं बताता कि कौन सा, क्योंकि आपके तीन आंसर आए हैं तो एक एटलीस्ट गलत होगा, तो उस गलत वाले को आपको सही करना है। चलता है, एक इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ मैं समझा, इसमें मैंने ये पॉइंट ज्यादा लिख दिया था। हम्म, ये जो आखिरी में जस्ट वर्ड यूज किया है, आई थिंक ये जस्ट ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया है, ये जस्ट ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया। अगर जस्ट वर्ड नहीं यूज किया होता तो एक आंसर आता। एनीवे, अभी हम लोग प्रोसेस लर्न कर रहे हैं, सो लुक एट दैट। आपने इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम हालांकि मैंने वहां पर बना रखा है। सो आप ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर आप ट्रांसलेशनल मोशन को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा होगा N1 मस्ट बी इक्वल टू F2 एंड N2 मस्ट बी इक्वल टू mg। फिर रोटेशनल मोशन को वॉच करेंगे, रोटेशनल मोशन क्या बोलेगा, किसी भी पॉइंट की ओर निकाल सकते हो, लेट्स से ए पॉइंट ये, बी पॉइंट इसका नाम दे दिया, सी पॉइंट इसका दे दिया। और अगर मैं निकालना चाहूंगा तो टॉर्क अबाउट बी लिखेंगे, टॉर्क अबाउट बी मस्ट बी जीरो। जब आप टॉर्क अबाउट बी जीरो कर रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसा इक्वेशन लिखना होगा कि n1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये l रहा होगा तो ये बनेगा l sin 60। दिस मस्ट बी इक्वल टू, this must be equal to mg into l by 2 cos 60। ये भी थोड़ी देर पहले बनाया था, फिर से मैंने b के अबाउट लिखा है टॉर्क, टॉर्क अबाउट b पॉइंट। आप a पॉइंट से लिखाओ, c से लिखो तब भी चलेगा। आफ्टर मेकिंग दैट इक्वेशन, यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि n1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज mg अपॉन 2 tan 60। दैट इज अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहे n1 की तो कितना आ जाएगा आपको, 40 डिवाइडेड बाई 2 √3। अच्छा, कुछ लोगों ने ये आंसर दिया है तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ से आपको टॉर्क इक्वेशन से पता चल रहा है, इसमें म्यू की जानने की जरूरत नहीं है, म्यू जानने की जरूरत नहीं है। सो फुट, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 20/√3 न्यूटन। सो ये आपका करेक्ट आंसर है अगर आपने इस प्रोसेस से निकाला है तो। इसका मतलब है कि हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है और हमको म्यू की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर वो आपको म्यू की वैल्यू नहीं भी देता है, नाउ लेट मी सेटल द इशू। अगर आपको म्यू की वैल्यू नहीं गिवन है, इफ म्यू इज नॉट गिवन, तो फिर अपने पास यही तरीका होगा और इसी तरीके से हम आंसर निकालेंगे। Am I audible? So in case म्यू इज नॉट गिवन तो फिर हम ये आंसर बताने वाले हैं।
तो और अगर आपने इस पॉइंट का यूज किया है जस्ट वाला पॉइंट, तो जस्ट वाले पॉइंट से फिर ये भी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अभी 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 विजिबल है? एम आई विजिबल नाउ? For just case n1 is going to be equal to mu into n2, mu into n2. So this is going to be mu which was given as 0.2, n2 which is 40. So that is 8 Newton. I got कि आपके दो आंसर अलग अलग क्यों आए, और वो इसलिए क्योंकि मैंने ओवर इंफॉर्मेशन दे दी थी, एक इंफॉर्मेशन ज्यादा थी और वो आपस में कंसिस्टेंट नहीं थे, इसलिए फिर तो एग्जाम में क्या करेगा, फिर वो म्यू की वैल्यू नहीं देगा। so, अगर म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इसको यूज करेंगे, और अगर म्यू की वैल्यू गिवन है तो फिर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। सो म्यू वाज नॉट नीडेड। इसका मतलब ये है कि म्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, और ये और भी पूछा जा सकता था म्यू की वैल्यू ना दे करके कि म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये इक्विलिब्रियम वाला है, और इस क्वेश्चन में म्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू इफ इट इज नीडेड। सो ये लिखेंगे म्यू इंटू n2 विच इज 40, और अब n1 की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लीजिए, वहां से म्यू निकल आएगा। तो अपने क्वेश्चन में क्या कीजिए, म्यू को इरेज कर लीजिए, म्यू की वैल्यू को, और म्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, राइट। पॉइंट इज कि इक्विलिब्रियम में टॉर्क अबाउट किसी भी पॉइंट को आपको जीरो करने का। Why was it just in equilibrium? वो क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन कभी आपको जस्ट इन इक्विलिब्रियम बोलेगा, अगर जस्ट इन इक्विलिब्रियम बोलेगा इसका मतलब आप F2 की वैल्यू म्यू इंटू n2 लिख सकते हैं। अगर वो जस्ट इक्विलिब्रियम पर नहीं बोलता है तो आप F2 की वैल्यू म्यू इंटू n2 नहीं लिख सकते, बिकॉज यू नो कि इक्विलिब्रियम के लिए वो स्टैटिक होगा, स्टैटिक होने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाउ इन जस्ट केस F1 विल बी लिमिटिंग? जब कभी जस्ट केस होता है तो जस्ट केस का मतलब है ये स्लाइड करने वाला है, फॉरवर्ड जाने वाला है। इसका मतलब है जो फ्रिक्शन F2 है उसको लिमिटिंग होना पड़ेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होना पड़ेगा। I can't see the shared screen. Can you please reshare your screen? Okay, I will do it. Just का क्या importance था? Okay, so मैं सेटल कर देता हूँ एक बार फाइनली बोल करके मैं सेटल कर देता हूँ आपके जो कंसर्न है। यहाँ पर जस्ट का सिंप्लीफिकेशन ये था, फॉर जस्ट का मतलब हुआ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू n2 लिख सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट। ओके, और अगर आपको म्यू की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आपको स्टार्टिंग में मिला था, इस वजह से दो डिफरेंट आंसर आए हैं। तो ऐसे केस में अगर गलती से क्वेश्चन आता भी है तो फिर दोनों के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने इसको कितना वैल्यू दिया था, 0.2 दिया था। सपोज करो एग्जाम में जिसके 0.1% भी चांसेस नहीं है और उससे कम है, अगर गलती से आता है तो आपको दोनों में मार्क्स मिलेगा। आपने अगर 8 न्यूटन लगाया तो भी मार्क्स मिलेगा, आपने 20/√3 लगाया तो भी मार्क्स मिलेगा, बिकॉज वो क्वेश्चन में values inconsistent की वजह से आंसर डिफरेंट, and if it is the case you will be awarded marks for both the cases or both the answers। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस पे होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो पहले वो सॉल्व करते हैं, फिर उसका आंसर चेक करते हैं, फिर वो आपको क्वेश्चन देते हैं। सिंस यहाँ पे मैंने रैंडम वैल्यू दी थी इसलिए वो इनकंसिस्टेंट हुआ, तो आपका 20/√3 is the correct answer। 8 Newton is also a correct answer for the language that was given। Why not bonus? बोनस इसलिए नहीं क्योंकि बोनस का मतलब होता है कि उस पे कुछ फॉल्ट गया है, आई मीन लाइक क्वेश्चन रॉन्ग है, उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। बोनस उस केस पे आता है जब क्वेश्चन रॉन्ग होता है या फिर उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है या फिर उसका आंसर 4 ऑप्शन में नहीं होता है। और अगर दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, दो डिफरेंट इक्वेशन से दो आंसर आ रहा है, तो फिर उन दोनों को मार्क करने वाला उसको करेक्ट आंसर माना जाता है।
और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, हो सकता है कि एक ऑप्शन आपको 8 न्यूटन का ऑप्शन ना दिया जाए, तो अगर 8 न्यूटन का ऑप्शन आपके पास नहीं है, यही ऑप्शन है, तो फिर आपको यही ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। और अगर केवल 8 न्यूटन का ऑप्शन है तो आपको 8 न्यूटन मार्क करना पड़ेगा। तो कई सारे पॉसिबल केसेस होते हैं, और बोनस रेयरेस्ट केस में दिया जाता है जब या तो उसके आंसर निकालना पॉसिबल ना हो, या फिर उसके आंसर्स ऑप्शन में अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पर दोनों आंसर्स को इक्वल मार्क्स अवॉइड किए जाएंगे। हाँ, अगर आपने कोई और थर्ड आंसर निकाला है, दैट वॉन्ट बी करेक्ट आंसर। If both the wall and the ground have friction, then in just case both will be limiting. हाँ, जस्ट केस में दोनों लिमिटिंग आएंगे। दैट्स अ गुड पॉइंट। अगर उसने बोला है कि ये जस्ट केस है और उसके जितने भी कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, सारे कांटेक्ट पॉइंट्स में वो लिमिटिंग चला जाएगा, तो जस्ट मींस लिमिटिंग कंडीशन। प्रैक्टिकली अगर आप इसको वॉच करोगे, जैसे आपने लिखा है कि इट वाज नॉट एन इक्विलिब्रियम, जैसे इसने बोला इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम की वजह से आपने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाया, और फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने निकाली। बाय चांस न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐसी थी वो मैच नहीं की, तो दो डिफरेंट आंसर्स आए, और बोथ डिफरेंट आंसर आर करेक्ट आंसर्स, बोथ आर करेक्ट आंसर्स। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो फिर आप बोलोगे कि प्रैक्टिकली के लिए फिर एक ही आंसर आना चाहिए, तो या तुमको म्यू की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, या फिर मास की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, या किसी और वैल्यू थीटा की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। बट थ्योरेटिकली इट इज करेक्ट। नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन के बोथ वैल्यूज रहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक ही वैल्यू रहता है जो आपको दिया जाता है, और या फिर आपसे पूछा जाएगा। बट द मिनिमम वन शुड बी कंसीडर्ड फॉर बोथ वॉल एंड फ्लोर हैविंग फ्रिक्शन। तो जब जस्ट वैल्यू आपको बोलेगा तो उसमें आपको उनकी लिमिटिंग वैल्यूज को कंसीडर करना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता जिसमें आपको टॉर्क निकालना होगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के साथ में। तो उसका एक एप्लीकेशन देता। लेट्स से आपके पास ये डिस्क है, एंड दिस डिस्क इज, और यू कैन कॉल इट एज अ पुली। ये पुली यहाँ पर हिंज है, वो पॉइंट से हिंज कर रखा है आपने, जिसके अबाउट रोटेट करेगा, और इस पर आप एक फोर्स लगाते हो इधर, F, which is let's say 20 Newton. And यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, you can draw the figure. A pulley of 2 kg is hinged on a horizontal axis passing through O, if radius of pulley is basically disc, is 50 centimeter, then find, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। जो फोर्स लगाया गया है वो टेंजेंशियली है, माइंडेड। देन फाइंड नंबर ए, सिंपल से स्टार्ट करता है, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो मैं सिंपल क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास आपको दिया गया 2 kg, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो ओ पॉइंट से पास कर रहा है। यू कैन विजुलाइज कि वर्टिकल प्लेन में एक पुली लगा हुआ है, ओ पॉइंट से एक एक्सिस जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, उसके बाद ये रोटेट कर सकता है, तो इसका रोटेशन इस तरह से और इस तरह से हो सकता है। आपको ओ पॉइंट से टॉर्क निकालना है विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब कभी आप टॉर्क का आंसर दें, सो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करें, बस इक्वली इंपॉर्टेंट।
डायरेक्शन के लिए हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, चलता है। फाइन, सो आप पाओगे कि बहुत सिंपल है। टॉर्क अबाउट ओ चाहिए आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इसका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि वो टेंजेंशियल है, तो ये जो आर होगा ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम आर एफ लिख सकते हैं, या फिर साइन 90 भी लगा लो, आर एफ साइन 90, आर एफ साइन 90, क्योंकि एंगल 90 जा रहा है। आर की वैल्यू 0.5 दी गई है, एफ की वैल्यू 20 दिया गया है, साइन 91 होता है, एंड ये बन जाएगा आपको 10 न्यूटन मीटर। गुड। तो यूनिट को भी आपको लगाना है। फिर आप बोलोगे किस डायरेक्शन में, ओ के अबाउट ये बॉडी को कैसे रोटेट कराएगा, तो ये जो फोर्स है बॉडी को इस तरह से ले जाएगा, तो ये कौन सा वाइज हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, तो बोलोगे क्लॉकवाइज। So this is the first point जो everybody must be able to find talk about this point. अच्छा, इसमें हम लोगों ने mg का टॉर्क क्यों नहीं कंसीडर किया? क्या हम लोगों ने mg का टॉर्क कंसीडर किया है या फिर नहीं किया है? अगर आप इसका एबिलिटी बताएंगे तो इसमें mg भी आएगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने mg के टॉर्क को कंसीडर किया है। We have considered mg torque as well. We have considered mg torque as well. Can you think about कि हमने वो किया है? Yes, we have done it. But क्या था, उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू 0 थी। Yes, perpendicular distance was 0, hence its value was 0. It is 0, yes. तो अपने को क्या आंसर बोलना होगा कि yes, we have considered gravitational torque, but its value is 0. तो इस पर mg का टॉर्क कंसीडर किया गया है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कंसीडर किया गया है, क्योंकि हिंज जो होगा, हिंज नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, उसका भी टॉर्क 0 है। तो जब हमने टॉर्क निकाला है तो ये नेट टॉर्क है, इसमें mg का भी टॉर्क था, नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क था, और सारे टॉर्क्स थे। तो कई बार थ्योरेटिकली पूछेगा तो आप बताएंगे कि जो हमने टॉर्क अबाउट ओ निकाला है, इसमें mg का भी टॉर्क था, इसमें नॉर्मल का भी टॉर्क था, इसमें फोर्स का भी टॉर्क था, सारे टॉर्क्स थे, और सभी टॉर्क्स को हमने काउंट किया है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने टॉर्क को काउंट नहीं किया, यस वी डिड इट, बट व्हाट वाज द वैल्यू? वैल्यू वाज 0। तो दिस वाज 0, दिस वाज 0, दिस वाज ओनली नॉन जीरो। तो माइनर सा पॉइंट था, आपने करेक्ट कर लिया होगा। सो यू से यस वी हैव कंसीडर्ड ऑल द टॉर्क, क्योंकि जब भी हम टॉर्क बताते हैं तो टोटल टॉर्क बताते हैं, इंडिविजुअल टॉर्क्स को ऐड करके। अगला क्वेश्चन है, find angular acceleration of pulley or disc. How much the angular acceleration is going to be? एक आंसर 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, माइनस के कैप, दैट मींस क्लॉकवाइज। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, उसके लिए भी अपने को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने होते हैं। ना इसके लिए आप टॉर्क इक्वेशन यूज करोगे, क्या यूज करोगे? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क अबाउट ओ है, आई भी अबाउट ओ आएगा, तो सभी ओ के अबाउट आएंगे। टॉर्क अबाउट ओ कितना था? टॉर्क अबाउट ओ वाज 10 न्यूटन। आई कितना आएगा? m r square by 2, m was this, r square means half का square by 2, moment of inertia of a disk is m r square by 2 into alpha. अगर आपने ये सॉल्व किया, जो भी आएगा that will become your answer. So alpha is coming as 4 into 10, that is 40 radian per second square. और सेंस क्या रहेगा? अल्फा का वही सेंस रहता है, डायरेक्शन रहेगा जो टॉर्क का था, तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यू से इन द सेम डायरेक्शन एज द टॉर्क वाज,
और या फिर क्लॉकवाइज। इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। If pulley was at rest initially, if pulley was at rest initially, then find angular velocity after 10 सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताएं और वो भी 10 सेकेंड लेटर। इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। ओके, सो 400 रेडियन पर सेकेंड एक आंसर आ रहा है। सो इसको आप फिर कनेक्ट कर लेंगे किससे, काइनेमेटिक्स से, रोटेशनल काइनेमेटिक्स जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आप इसको बोलेंगे कि किसी भी इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी जो आती है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी होती है। ये इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस at टाइप का इक्वेशन है। और आप जानते हो कि इसको अप्लाई करने के लिए अल्फा कांस्टेंट आना चाहिए इन गिवन इक्वेशन। और क्वेश्चन में जो अल्फा गिवन है वो कांस्टेंट था, तो आप इसको लगा सकते हो। अगर अल्फा आपका वेरिएबल आएगा तो फिर इसको नहीं लगाने का, फिर आप उसको बेसिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुड। सो ओमेगा आपको निकालना है 10 सेकंड पर, इनिशियली रेस्ट पर था, अल्फा 40 निकला, टाइम मैंने 10 दिया गया, तो आपको 400 रेडियन पर सेकंड का आंसर आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका भी वही डायरेक्शन होगा जो बाकी सभी का था, दैट मींस क्लॉकवाइज। सो एंगुलर वेलोसिटी विल बी क्लॉकवाइज। ओके, सो इस तरह से आप काइनेमेटिक्स को लिंक कर पा रहे हो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपने लर्न कर लिया, टॉर्क कैलकुलेट करना लर्न कर लिया, टॉर्क इक्वेशन अप्लाई करना लर्न कर लिया, और फिर उसको काइनेमेटिक्स जो एंगुलर काइनेमेटिक्स है उससे भी लिंक किया। सिमिलर टाइप के इक्वेशन मैं आपको और देता हूँ, उसके आप सारे आंसर्स क्विकली बताएंगे। थोड़ा सा मैं इसको वेरिएबल कैटेगरी में रखता हूँ, तो आई होप यू कैन सॉल्व इट and solve it correctly in one go. So let's say again अपने पास एक पुली थी, उस पुली को आपने हिंज कर रखा ओ के अबाउट, यहाँ पर हिंज किया गया है, ये ओ पॉइंट है, और उस पर आप कुछ फोर्स लगाते हैं, जैसे कि एक ये फोर्स लगाया आपने, और ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू 5t है न्यूटन, जहाँ पर t टाइम है, टाइम सेकेंड में दिया जा रहा है। और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 5t स्क्वायर है, सो फोर्स 5t स्क्वायर, या फिर कोई भी टाइम का फंक्शन आपको दे सकता है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एट t इक्वल टू 0 फोर्स F इक्वल टू 5t स्क्वायर न्यूटन is applied tangentially on a pulley। पुली की डिटेल बता देंगे, जैसे कि उसका मास 4 kg है, उसकी रेडियस 2 मीटर है, बड़ा पुली है। क्वेश्चन सिंपल, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। आपको एंगुलर वेलोसिटी बताना है डिस्क का, पुली का, आफ्टर 5 सेकेंड, और अगर t इक्वल टू 0 पर ऐसा फोर्स लगाया जाए तो। ट्राई कीजिए।
एक आंसर 625/4 आ रहा है. Okay, that is being very नहीं, दूसरा Aman is getting 24 as a denominator. Shreya is getting 4 as a denominator. 625 is common for all of you. 625/4 or 24. 625/8. Okay, so different denominators with same numerator. Let's check it. So पहला पॉइंट आपको क्या लगा होगा, टॉर्क निकालना, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. इससे अल्फा निकालने को आपने सोचा होगा, बिल्कुल सोचना चाहिए. अल्फा निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी. इस पे कई सारे मिस्टेक्स करने के चांसेस हैं, तो आप वॉच कीजिए कौन सा स्टेप आपको नहीं लेना है, कौन सा स्टेप लेना है. आंसर उतना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि क्या हमने सही स्टेप लिया. अगर आपने सही स्टेप लिया तो आंसर डेफिनेटली करेक्ट आएगा, एंड दैट विल बी अ बाय प्रोडक्ट. एंड उसके लिए वरी नहीं करते. हाँ, उसके लिए केवल इतना वरी करते हैं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है. और टॉर्क अपॉन आई लिखने वाले हैं किसके अबाउट, ओ के अबाउट. ऑब्वियस पॉइंट है ओ के अबाउट. जब ओ के अबाउट आप सारे टॉर्क लिखोगे तो एमजी का भी टॉर्क आएगा जो कि 0 हो जाएगा, नॉर्मल रेशन का टॉर्क आएगा 0 हो जाएगा, केवल फोर्स का टॉर्क बचेगा एफ का. तो ये बनेगा एफ इंटू आर, दैट इज द टॉर्क, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है, डिवाइड बाई आई. आई को हम लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2. तो इसको जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा ट्वाइस एफ डिवाइड बाई एम आर. तो जो टॉर्क की वैल्यू आने वाली है वो 2f अपॉन एम आर के बराबर आने वाली है. इसकी अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो. तो कैलकुलेट करोगे वैल्यूज रखने का. f की वैल्यू आपको दी गई थी 5t², तो 5t² रख देगा, डिवाइड बाई मास वाज गिवन एज 4. ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये आपको दी गई है क्वेश्चन में, वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके दी जाती है. यहाँ पर मैंने आपको रैंडमली दे रखी है. तो ये बनेगा 5/4t². These many रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का आपको एक टॉर्क मिला, ये एंगुलर एक्सेलरेशन मिला. ये किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा. तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा. इनिशियली रेस्ट पर था, ये आपको मान के चलना है कि इनिशियली रेस्ट पर रहा है, ऐसा मैंने मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन में वो मेंशन भी करेगा. अल्फा पता चल गया. नाउ यू लुक एट अल्फा. अल्फा इज अ वेरिएबल, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम. सिंस इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसकी वैल्यूज अलग अलग टाइम पर अलग अलग होने वाली हैं. जैसे 1 सेकेंड पर क्या होगी वो बता सकते हो, 2 सेकेंड पर क्या होगी वो बता सकते हो, सारे सेकेंड्स पर कितना होगा वो बता सकते हो. अब मैंने आपसे पूछा क्या था, मैंने आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा था. तो आप एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू यूज इट. यहाँ पर हम क्या यूज नहीं कर सकते हैं, ये नहीं यूज कर सकते, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बिकॉज इसकी जो वैलिडिटी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस के लिए रहती है, वो आप जानते हो. सो दैट वाज द पॉइंट आई वांटेड टू इलस्ट्रेट इन दिस केस. इसके बाद आप क्या करोगे, आप बोलोगे डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी. नाउ डी ओमेगा इज इक्वल टू, अल्फा की जगह रखेंगे 5/4t² dt. नाउ यू इंटीग्रेटेड. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल टाइम 0 था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी, टाइम टाउ हो जाएगा, टी हो जाएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू, आपको यहाँ से इक्वेशन मिलेगी 5t³ डिवाइड बाई 3 नीचे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेगा 12 हो जाएगा. सो दैट विल बिकम द ओमेगा. नाउ दिस ओमेगा विल बी फॉर ऑल टाइम्स, लाइक t equal to 1, t equal to 2, t equal to any time. सो हम लोग करते क्या है, पहले इसको वेरिएबल के टर्म में सॉल्व करते हैं अल्फा को, फिर वेरिएबल के टर्म में सॉल्व करेंगे ओमेगा को, फिर जिसकी वैल्यू पूछेगा उस वैल्यू को कैलकुलेट करके बता देंगे. जैसे एट t equal to 5 सेकेंड, क्या पूछा उसने, ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 5 raised to power 3 divided by 12. 5 raised to power 3 is going to be 125 and multiplied by 5 will become 625 divided by 12. These many radian per second उसका यूनिट हो जाएगा. और सेंस ऑफ रोटेशन ये भी क्लॉकवाइज ही रहने वाला है. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चलेगा, ऐसा हम बताएंगे. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और सब. हाँ, सो नाउ यू चेक कि आपने गलती कहाँ पर की.
और अगर आपने यही स्टेप्स लिए हैं, कैलकुलेशन में स्टिक किया है, सो लुक एट योर कैलकुलेशंस। तो इस तरह से हम टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा को लगाना लर्न कर सकते हैं और पता कर सकते हैं उसके बारे में। अब इस पे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं कई बार, कि टाउ कैलकुलेट करना चैलेंज कर देता है, कभी आई कैलकुलेट करना चैलेंज कर देता है, कभी अल्फा कैलकुलेट करना, अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद ओमेगा निकालना चैलेंज करेगा, या फिर मे बी लाइक थीटा पूछ सकता है। फिर आगे चलकर काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ओमेगा हम लोगों ने निकाल लिया है, आई अपने को पता है, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल दोज स्टफ व्हिच इज नीडेड। सो दिस इज देयर। एक और क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड करा देता, इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और फिर पेपर डिस्कशन हो जाएगा आपका। So let me give you a question, or you can think of example or whatever. So I need to draw a picture. Let's अपने पास एक प्लेट है, कुछ इस तरह का प्लेट है, और ये स्क्वायर है। इसको यहाँ पर हिंज किया गया है, और इसको हॉरिजॉन्टल रखा गया है। इसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए कुछ अरेंजमेंट ऐसा था, ये इसी लाइन पर ही है, एक थ्रेड से, थ्रेड दिखा देते हैं लेट्स से ब्लैक कलर से, एक यहाँ पर थ्रेड से इसको टाई कर रखा था यहाँ से, ये स्ट्रिंग थी। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये इस पॉइंट का नाम O है, ये A पॉइंट पर थ्रेड था। You can write a square plate. प्लेट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे इसका मास मे बी लाइक 4 kg और सम नंबर, उसकी लेंथ और एज लेट्स से दैट इज 50 सेंटीमीटर, इज ये इक्विलिब्रियम में और वाज इन इक्विलिब्रियम, और इज अरेंज्ड एज शोन at t equal to 0. The string is cut. String is cut. string को आप कट कर देते हो। आपसे पूछता है फाइंड angular acceleration of plate number 1 just after the string is cut। तो जब स्ट्रिंग कट करते हो उसके जस्ट बाद कितना एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ये निकालना है। ओ पॉइंट से हिंज्ड है, इसका मतलब ओ के अबाउट ये घूमने वाली है, और कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेगी घूमना ये आपको पकड़ना है। ड्रॉ कर लीजिए, ट्राई कीजिए, और जस्ट आफ्टर केस के लिए कैलकुलेट कीजिए। एनी आंसर?
So ये upon 10 root 2. Fifteen root 2. Okay. फाइन, आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो जस्ट आफ्टर में ओ पॉइंट यहाँ पे रहेगा और ये लाइन में ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये पॉइंट ए बन जाएगा। देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ए और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर एक mg का फोर्स एक्ट करेगा। mg एंड यहाँ पर भी कुछ रिएक्शंस आएंगी, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी n1 और n जो भी नाम देना चाहें आप। तो आपको क्या करना होगा, टॉर्क अबाउट ओ कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क अबाउट ओ इट विल बी mg इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये होगी आपको। आप जानते हो कि इसका डायगोनल बनेगा l√2, सो ये l by √2 हो जाएगा। तो mg into l by √2, that is what the answer is। ये टाउ के लिए आंसर है। अब से अल्फा पूछा गया, इसको आई अल्फा से रिलेट कर लेंगे। अच्छा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, यू सी कि आपको प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसके सेंटर पॉइंट से कितना रहता है, सी पॉइंट से, तो उसका पैरेलल एक्सिस लगाओगे। आई अबाउट ओ इज गोइंग टू बी इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। माइंडेड, ICM कितना रहता है, दैट यू नो इज ML स्क्वायर बाई 6। Remember that ml square by 6 plus m into d square। d square का मतलब होगा l by √2 का स्क्वायर, because d is l by √2, so that will become स्क्वायर करने के बाद l square by 2। so moment of inertia आना चाहिए आपको। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 by 6 आ जाएगा, यानी 2 by 3, 2 ml square by 3। so that is going to be the moment of inertia। you can check the calculation anytime। so 3 plus 1 4 by 6 को हम 2 by 3 लिख सकते हैं। अब आप अल्फा लिखोगे, अल्फा आ जाएगा टाउ अबाउट ओ डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। सो टाउ अबाउट ओ कितना रहता है, mgl बाय √2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ml स्क्वायर बाय 3। सिंपलीफाई कीजिए, व्हेन यू सिंपलीफाई इट यू विल फाइंड कि m से कैंसिल हो गया, ml कैंसिल आउट हो गया, सो दैट विल बिकम 3g। 3 आप साइड जाएगा, एक l भी कैंसिल हो रहा है, डिवाइड बाय ट्वाइस √2l। So this is going to be the angular acceleration। और अगर ये आपको एंगुलर एक्सेलरेशन जमता है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 30, g को 10 लेते हैं, डिवाइड बाई ट्वाइस √2, l की वैल्यू को हाफ ले लेंगे, सो आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो इट बिकम्स 30 बाई √2 विच यू कैन राइट एज 15√2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। उस इंस्टेंट के बारे में बताया गया, अगले इंस्टेंट पे क्या होगा तो उसको अगले इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन आप वॉच कीजिए, स्टेप वॉच कीजिए, जो स्टेप पे आपको इशू आया वो आप पूछ सकते हो। कैन यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट इट्स लॉन्गेस्ट डायगोनल, या वी कैन कैलकुलेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यूब हैज ऑल डायगोनल इक्वल, राइट। क्यूब में सारे डायगोनल इक्वल होते हैं, गुड। ये इसको चेक कीजिए, अगर ये आपका क्लियर होगा तो फिर मैं आगे लास्ट क्वेश्चन से पूछ लेता। आपको अल्फा निकालना है प्लेट का, when plate has rotated
बाय 90 डिग्री। अगला पार्ट आपको बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। जब प्लेट 90 डिग्री से रोटेट कर चुका हो, जब इसको आप रिलीज करोगे तो ये सी पॉइंट इस तरह से चल करके नीचे आएगा। सो अगर वो 90 डिग्री से रोटेशन कर चुका है, उस मोमेंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। एक आंसर 0 आ रहा है। जीरो आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल एक्सिस के अलोंग लिया है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिया? अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आपको ये इमेजिन करना होगा कि वो किस तरह से रोटेट करेगा। तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? जो ओ से पास करेगा और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सो दैट्स गुड पॉइंट। वो आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्सिस perpendicular to plane, so passing through O and perpendicular to plane. well 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी। mg का टॉर्क 0 हो जाएगा। इक्वेशन कैसा बनाए, फिगर आप ऐसा बना सकते हो, O पॉइंट यहाँ पर है, सेंटर पॉइंट यहाँ पर आएगा, mg ऐसा लगेगा, तो फिर टॉर्क 0 आ जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकला कि अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी। The hinge is confusing. ओके मैं मान सकता हूँ कि आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ की गई है, 3 डायमेंशनल स्टफ है। हिंज ऐसा है कि जो एक्सिस है वो ओ से पास करेगी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर पूरी की पूरी बॉडी नीचे आएगी। बाद में कुछ ऐसा दिखेगा 90 डिग्री रोटेट होने के बाद। दैट मीन्स ये नीचे की तरफ आ जाएगी। सो ओ पॉइंट पर हिंज किया गया है। अगर हम सेंटर पॉइंट पे हिंज करेंगे तो सारे फोर्स सही से पास करेंगे, स्ट्रिंग कट करने के बाद फिर ये रोटेट नहीं करेगा। वेल सो यहाँ से आपको ये टॉ इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करना आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई करना आया। हिंज एक्सिस आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो एक बार इसको रिवॉच कर लेना। वेल सो आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल फर्स्ट हाफ के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद सेकेंड हाफ में हम लोग पेपर डिस्कशन कर लेंगे। अभी 12:22 हो रहा है। हाउ सी विल बी कोलिनियर विद ओ? सी ओ दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर रहते हैं। in all situation they will lie on the same line, because किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आप हमेशा ज्वाइन कर सकते हो एज ए लाइन। कोलिनियरिटी का इशू हम दो से ज्यादा पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट्स हों और वो सारे पॉइंट्स हों। तो जो O है और जो C है, वो A है, वो इसका डायगोनल है। ये डायगोनल बाद में ऐसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, तो इसीलिए इसका रोटेशन ऐसा होगा। ये जो प्लेन है, ये प्लेट जो है वो वर्टिकल प्लेन पे रखी हुई है, वर्टिकल प्लेन पर रखी हुई है, वो पॉइंट से हिंज्ड है। कैन यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब अबाउट इट्स लॉन्गेस्ट डायगोनल? क्यूब के अभी अभी आपने किसी लॉन्गेस्ट डायगोनल का मतलब मेन बॉडी डायगोनल की आप बात कर रहे होगे। हाँ, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, तो उसके लिए हम एक डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देंगे और उसको कैलकुलेट करके बता देंगे आपको। अभी के लिए फिलहाल हम इसको यहाँ पर भी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसके बाद जो जेई मेन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में एरर नजर आया था। आई एग्री कि उसमें कुछ लैंग्वेज का इशू हुआ था 3 क्वेश्चंस में। उन 3 क्वेश्चंस को आपको एडजस्ट कर दिया गया है, रेस्ट वाज फाइन। सो उस पर जो आपके डाउट्स रहे होंगे, अभी आफ्टर 10 मिनट्स वी कैन डिस्कस। So we are going to take a break, and that break will be from 12:25 to 12:35. 12:35 पे रीस्टार्ट करते हैं। तब तक मैं पेपर अपलोड कर देता हूँ। शेयर करना है पेपर, उसी पेपर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जेई मेन पेपर डिस्कशन होगा। देन जेई मेन जो आपने 6 दिसंबर को दिया था,
और उसके जो आपके डाउट्स हैं उनको हम रिजॉल्व करते हैं. सो लेट्स हैव अ ब्रेक.